हाँ बच्चों, आज हम लोग माइटोकांड्रिया कोशिकांग पढ़ा जा रहा था। आगे के क्रम में दूसरा कोशिकांग, पहला जो है गोल्गी बॉडी पढ़ा गया था, दूसरा कोशिकांग है माइटोकांड्रिया। सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग माइटोकांड्रिया है। इसके सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जान लें। इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिकी श्वसन में भाग लेता है। आगे के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके खोज में बच्चों, खोज सबसे पहले माइटोकांड्रिया की खोज इतिहास में डिस्कवरी, इसके खोज से संबंधित जानकारी लेंगे। तो 1880 ईस्वी में कोलिकर, एक वैज्ञानिक है कोलिकर, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने इसको देखा था। किसमें? इंसेक्ट, कीटों में। किसमें देखा था बच्चों? कीटों में। और उसके रेखित पेशियों में, रेखित पेशियों में, कीटों की रेखित पेशियों में देखा था। ठीक है ना? इंसेक्ट, कीटों की रेखित पेशियों में। तो सबसे पहले माइटोकांड्रिया को देखने का कार्य 1880 ईस्वी में कोलिकर ने किया था। और इंसेक्ट, कीटों की रेखित पेशियों में। उसके बाद 1886 ईस्वी में आल्टमान नामक वैज्ञानिक, आल्टमान नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम रखा बायोप्लास्ट। क्या रखा? बायोप्लास्ट। इसको बायोप्लास्ट नाम दिया, बायोप्लास्ट। तो बच्चों 1897 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आया, सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने 1897 ईस्वी में इसको माइटोकांड्रिया कहा। क्या कहा? माइटोकांड्रिया। इस तरह से माइटोकांड्रिया के खोज के इतिहास, डिस्कवरी खोज में ये तीन वैज्ञानिकों का मुख्य स्थान है। तो 1880 में कोलिकर ने इंसेक्ट, कीटों की रेखित पेशियों में देखा था। 1886 ईस्वी में आल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट नाम दिया। और 1897 में सी बेंडा ने इसको माइटोकांड्रिया नाम दिया। अब बच्चों इसी क्रम में हम लोग एक वैज्ञानिक और आते हैं 1904 में। 1904 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले निम्फिया, एक पौधा है, निम्फिया प्लांट में, निम्फिया पौधे में माइटोकांड्रिया का उल्लेख किया। निम्फिया पौधे में मिविट नामक वैज्ञानिक ने उल्लेख किया। इससे पहले सर्वप्रथम माइटोकांड्रिया जो है जंतुओं में सबसे पहले खोज हुई। अब इसकी उपस्थिति, पोजीशन बच्चों, इसकी स्थिति क्या है? तो ये
यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हो, सेल ऑर्गेनेल्स हो, उन सब में लिविंग कंडीशन में, जीवित अवस्था में पाई जाती है। समस्त जंतुओं की और पौधों की कोशिकाओं में जीवित अवस्था में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। इसकी प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये एब्सेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल और बैक्टीरियल सेल, जीवाणु कोशिका में ये अनुपस्थित होती है, याद रखिएगा। अर्थात समस्त जंतु और पादप कोशिकाओं यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है, जबकि सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल और जीवाणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है। इसके बाद हम लोग इसकी साइड में पढ़ेंगे आगे। के क्रम में बच्चों की कंप्लेन रहती थी कि सर जी लिख लिख के पढ़ाइए, तो हमने कहा चलिए अब लिख कर ही आपको पढ़ाया जाए। तो अब से वीडियो ध्यान से देखिए, पढ़िए और इसका नोट भी तैयार करें। माइटोकॉन्ड्रिया की शेप, आकार, ये आकार इसका जैसे ये वास्तव में साइक्लाइन, थैलेनुमा, रॉड से, छड़नुमा, ग्रेन्युलर, दानेदार, भिन्न भिन्न रूपों में पाई जाती है। इसके साइड नाप में माइटोकॉन्ड्रिया सामान्यतः 2 से 5 मिलीम्यू, 2 से 5 म्यू, अधिकांश जो है 10 मिलीम्यू तक भी कभी कभी पाई जाती है। तो इसकी लेंथ में 2 से 5 मिलीम्यू और अधिकांश कभी कभी स्थित देखा जाता है 10 मिलीम्यू के रूप में होती है। इसकी मोटाई में देखा जाए तो 0.5 से 2 मिलीमीटर। अधिकतम जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया की साइज देखा गया है 40 म्यू तक, 40 मिलीम्यू तक इसकी अधिकतम साइज देखी गई है। इस क्रम में हम लोग 40 मिली, इस तरह से इसकी शेप साइज हम लोग जान लिए। तो साइक लाइक, रॉड शेप, ग्रेन्युलर, इटीसी, हालो, ये हालो भी होती है, खाली। नाप में 2 से 5 मिलीमीटर और कभी कभी 10 मिलीमीटर। इसकी मोटाई जो है 0.5 से 2 मिलीमीटर तक। सबसे लंबी माइटोकॉन्ड्रिया 40 मिलीमीटर तक देखी गई है। इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर, संरचना पढ़ेंगे।
संरचना, स्ट्रक्चर। तो माइटोकांड्रिया जो है बाइलेमिलर, दोहरे आवरण वाली संरचना होती है। इसका एक फिगर हम लोग, ये बाहरी भित्ति है आउटर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन जगह जगह अंदर की तरफ फोल्ड हो करके एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, देखिए एक अंगुली सदृश संरचना बना लेती है। इसी को क्रिस्टी कहते हैं। इस पर इस तरह से घुंडेदार संरचनाएं होती हैं इस रूप में। ये ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल कहलाता है। इसमें डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। ये राइबोसोम होते हैं। इसी के साथ कुछ अन्य, इसमें एक द्रव भरा होता है जिसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स बच्चों। इस द्रव को मैट्रिक्स। ये संरचना जो है माइटोकांड्रिया की एक सिंपली आपको बनाई गई है। ये पूरा फिल हो जाता है मैट्रिक्स इसमें। ये आउटर मेम्ब्रेन, इसको बाहरी झिल्ली कहेंगे। क्या कहेंगे, बाहरी। और ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, ये आंतरिक झिल्ली। और अंदर की तरफ ये दब करके जो संरचना बनाई है इसको क्रिस्टी। और इस पर जो ये घुंडीदार संरचनाएं हैं इसी को F1 पार्टिकल, और इसी को ऑक्सीसोम के नाम से जानते हैं। अब ये जो संरचना है राइबोसोम, और ये जो है डीएनए, इतनी संरचनाएं आपको मुख्य रूप से दिख रहे हैं। तो माइटोकांड्रिया में सबसे बाहरी भित्ति आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जगह जगह दब करके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, अंगुली सदृश संरचना बना लेती है जिसको क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी। इस पर ये घुंडीदार संरचनाएं होती हैं जिसको F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम के नाम से जानते हैं। यही सेलुलर रिस्पायरेशन में इसमें श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं, रिस्पायरेटरी चेन एंजाइम, जो श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में मदद करते हैं क्रेब्स साइकिल के अंतर्गत। ये स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकांड्रिया रही, माइटोकांड्रिया की संरचना। इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ये डीएनए ही होता है। इसलिए सेल्फ रेप्लिकेशन अर्ध स्वशासित कोशिकाओं के अंतर्गत ये माइटोकांड्रिया आती है। इसकी ओरिजिन ऑफ बच्चों, उत्पत्ति, ओरिजिन, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक कला से होती है। दूसरा गॉल्गी बॉडी, और तीसरा जो आपका ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सेल्फ माइटोकांड्रिया जो है माइटोकांड्रिया से ही निर्मित होती है। माइटोकांड्रिया से इसकी उत्पत्ति। तो ओरिजिन इसकी उत्पत्ति केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गॉल्गी बॉडी और ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको अंतःप्रतिबी जालिका कहते हैं और माइटोकांड्रिया, ये इसकी ओरिजिन रही। अब हम लोग फंक्शन, इसका कार्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कार्य बच्चों।
इसका कार्य। फंक्शन, फंक्शन कार्य। तो सबसे पहला कार्य आपका सेलुलर रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन, कोशिकीय श्वसन में, कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन। अब आपको बताया गया था कोशिकीय श्वसन के बारे में कि जब भोजन का पाचन होता है और पाचन के फलस्वरूप जो ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज, इस ग्लूकोज को रक्त के द्वारा सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है और इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो है एनर्जी उत्पन्न होती है। किस रूप में? एटीपी के रूप में, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। तो पाचन का अंतिम उत्पाद और श्वसन का कच्चा माल क्या होता है बच्चों? ग्लूकोज। क्योंकि पाचन के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है और शोषण के फलस्वरूप अंतिम वो ग्लूकोज ही होता है और श्वसन में प्रयुक्त होता है वह ग्लूकोज ही होता है। इसीलिए इसको इन प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन और रॉ मटेरियल ऑफ रिस्पायरेशन, पाचन का अंतिम उत्पाद और श्वसन का कच्चा माल कहते हैं। तो आगे के क्रम में हम लोग थोड़ा सा देखें कि जो एनर्जी इसके ऑक्सीकरण से निकलती है वह किस रूप में। तो सबसे पहले AMP, फिर ADP और तब ATP के रूप में। इसमें एक एडेनिन बेस से एक फास्फेट जुड़ता है तो एडेनोसिन मोनोफास्फेट, AMP का अर्थ है एडेनोसिन मोनोफास्फेट। और जब एडेनिन बेस से दो फास्फेट जुड़ जाते हैं तो एडेनोसिन डाइफास्फेट ADP। और जब इससे तीन फास्फेट जुड़ जाते हैं तो इसको एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। लेकिन बच्चों ये स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संचित रूप होती है और इसी रूप में ATP के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संचित कर दी जाती है। इसीलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। जब हम भोजन नहीं करते हैं और हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तब यही ATP जो है बच्चों, ATP यह ADP में परिवर्तित हो जाता है, ADP में, और एनर्जी दे करके जीव की जैव प्रक्रियाओं को संचालित करता है। इस पर एक फास्फेट निकल गया और पुनः जब कोशिकीय श्वसन होता है तो इस ADP से एक फास्फेट जुड़ करके ATP का निर्माण कर लेते हैं। इसको साइक्लिक प्रोसेस से देख सकते हैं कि ATP से ADP, ADP और ADP से ATP का बनना, यही क्रम जारी रहता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। अब चूंकि प्रश्न ये है कि कोशिकीय श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्यों होती है, तो हम अभी बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक संरचना है जो F1 पार्टिकल, ये ऑक्सीसोम है। क्या है? F1 पार्टिकल। इस F1 पार्टिकल में रिस्पायरेटरी चेन एंजाइम, श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? श्वसन बीकर, श्वसन बीकर पाए जाते हैं, श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। उसी श्वसन एंजाइम के कारण कोश की श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। बच्चों यह क्रिया स्टेप बाय स्टेप होती है। इस ग्लूकोज से एकाएक सभी ऊर्जा नहीं निकाली जा सकती है, ऑक्सीकरण ग्लूकोज का पूर्ण नहीं हो पाता है। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस के रूप में, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलाइसिस के रूप में और क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र। इस ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की क्रिया एक साइक्लिक प्रोसेस में संपन्न होती है जिसको क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने देखा था और उसे क्रेब्स साइकिल के नाम से जाना। तो एक क्रेब्स साइकिल। और अगला कार्य है इसमें
हम लोग देखेंगे, ये तो ऊर्जा कोशिकीय श्वसन में था। अगला कार्य है एटीपी का संचय, स्टोरेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी किस रूप में? एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होती है। इसमें किस रूप में? एटीपी के रूप में बच्चों ऊर्जा संचित होती है, और इस एटीपी के कारण, स्टोरेज के कारण इसको पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस, ऊर्जा गृह, ऊर्जा गृह, ऊर्जा घर। किसका? कोशिका का, सेल का। किसका ऊर्जा गृह कहते हैं? सेल का। तो ये चीज याद रखिएगा, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? माइटोकांड्रिया को कहते हैं। और उपापचय जगत का सिक्का एटीपी को कहते हैं। उपापचय का मतलब उपचय, अपचय, निर्माणकारी, विनाशकारी क्रिया, जैसे पाचन और श्वसन। तो इस तरह से बच्चों ये माइटोकांड्रिया का कार्य संपन्न होता है। धन्यवाद। ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए, नोट तैयार करिए। कोई दिक्कत है, समस्या है तो उसके लिए कमेंट करें, और थैंक यू।